मुसलमानों, कभी आपने ये सोचा कि ये जान जान के छेड़ाछाड़ी की जंगें क्या है? मुफ्त में खाम खा। ये एक रिसर्च वीडियो है। ये आपको ये बताएगी कि ईरान तो वो चीज शायद उस तरह बना ही नहीं रहा जिसकी वजह से अटैक किया गया। ये बिल्कुल वैसे जैसे बहावलपुर में मोदी ने मसाजिद पर मिसाइल दागे जबकि बच्चे अंदर कुरान पढ़ रहे थे। सबसे बड़ी जंग शुरू हो चुकी है, वर्ल्ड वॉर 3। इसके पीछे क्या नजरिया है? क्या ये सलीबी जंगों की तरफ इशारा है? और ये फसाद कौन चाहता है? इसराइल कह रहा है कि ईरान पर हमला इसलिए किया गया कि वो एटम बम बना रहा है, उसे रोक सकें। ये कई सालों से नेतन्याहू यही बातें करता आ रहा है, मगर असल कहानी कुछ और है। ये एक ऐसी जंग का आगाज है जो आगे चलकर पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी और असल निशाना इस्लाम है और इस्लामोफोबिया जो इन पर सवार है, ये वीडियो साबित करेगी। उस शोर शराबे को नज़रअंदाज करो जो कह रहा है कि ये एक इमीडिएट खतरा था। ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत ये है कि खुद इसराइल इंटेलिजेंस जैसे मोसाद के कुछ अफसर ये नहीं मानते कि ईरान एक्टिवली एटम बम बना रहा था। वो मोसाद खुद कह रही है कि ईरान एक्टिवली एटम बम नहीं बना रहा था, उसकी ख्वाहिश है, वो कोशिश करता है लेकिन बना नहीं रहा था। ये जो अब हमला किया गया है और सारा घेर घार के किया गया है शाम को, इराक को, ये हमला सेल्फ डिफेंस नहीं है इसराइल का, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ऐसी स्ट्रेटजी जो सिर्फ एक जुबान समझती है, जंग, मजीद जंग, हर वक्त जंग और हथियार बिकते रहे। इनमें वेपन्स का ट्रेड भी शामिल है। यहां दो सोचें हैं जिनको पढ़ने की जरूरत है। ये स्क्रीन पर देखिए लफ्ज लिक्विडिज्म। ये वो सोच है जिसमें धौंस, जबरदस्ती और ताकत होती है कि बात नहीं सुननी अगले की, बस बदमाश बने रहना है। ये नेतन्याहू की सोच है। और नियो कंजर्वेटिज्म, ये भी यही चीज है कि ताकत रखी जाए, धौंस रखी जाए, कि वो नजरिया है जो समझता है कि बचे रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, मिलिट्री सुपरमेसी। यही सोच मूदी फसादात के मोजिद की भी है। ये उस माइंडसेट का नतीजा है जो कभी अपने गुनाहों को कैसे छुपाने की कोशिश करता है, कब्जे से, नस्ल कुशी से, और ख़त्म ना होने वाली अदावत जो है वो चलती रहती है, दुश्मनी चलती रहती है। ये याद रखें, ये वो सोच है जो डिप्लोमेसी को कमज़ोर समझती है कि डायलॉग नहीं करना, बात नहीं करना, और हर मुश्किल का हल एक नई ड्रोन स्ट्राइक, एक नई रेड और एक नया रजीम चेंज ऑपरेशन में ढूंढती है। इनका असल निशाना क्या है? अगर आप फ़लस्तीन की बात करें तो उन्हें वर्ल्ड वेब से ख़त्म कर दें, आप एथनिक क्लींजिंग कर दें, और वेस्ट बैंक में भी इतनी ज़्यादा इलीगल सेटलमेंट्स कर दें कि वो चीज़ों को ठीक ना करें। ये सब कुछ उस एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत के लिए किया जा रहा है जिसका लीडर नेतन्याहू है। वो जानता है कि अगर जंग ना हुई तो उसे करप्शन चार्जेस, वॉर क्राइम्स और ये सब सामना करना पड़ेगा। एक ऐसा शख्स जिसे इंटरनेशनल दुनिया क्रिमिनल कह चुकी है, वॉर क्रिमिनल, वो फैसले करेगा। और वो ट्रंप जो दुनिया की सुपर पावर का सदर है, उसको उसने पीछे लगाया हुआ है। ये क्यों हो रहा है? ये शख्स अपनी सियासी और जाती हैसियत बचाने की खातिर करोड़ों लोगों की जानें लेना चाहता है और उन्हें ख़त्म करना चाहता है। अब मैप को दो तरीकों से देखिए। एक नज़रिया कहता है कि छोटा सा इसराइल, सिर्फ 9 मिलियन की आबादी, 500 मिलियन मुसलमान के दरमियान में ये घिरा हुआ है और उसे अपना बचाव नज़र नहीं आता और वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन दूसरा और ज़्यादा हकीकी नज़रिया ये है कि या तो इसराइल अपने हमसायों के साथ अमन का रास्ता इख्तियार करे, या हमेशा के लिए अपने आप को एक न्यूक्लियर आर्म्ड जेल में कैद कर दे। जो वो कहते हैं कि हम ब्लैकमेल होते रहेंगे। आज ईरान न्यूक्लियर वेपन लेता है, कल को वेस्टर्न कॉलोनीज हारती हैं और इराक और शाम कोई और मजबूती पकड़ते हैं, और कल को दूसरे मुस्लिम ममालिक भी बम, एटम बम का मुतालबा कर देते हैं, तो ये खड़े कहाँ होंगे? वो अपने आसपास की दुनिया को तबाह करना चाहते हैं, उन्हें मफलूज करना चाहते हैं कि इसराइल की बका हो सके। हम यहां तक कैसे पहुंचे? 20 सालों तक दो रास्ते खुले थे। अरब पीस इनिशिएटिव 2002, जिसमें सब अरब ममालिक ने इसराइल से अमन का वादा किया अगर वो 1967 की सरहदों पर वापस चला जाए।
ईरान न्यूक्लियर डील JCPOA, जिसे 2015 में अमेरिका ने साइन किया था, मगर ट्रंप ने 2018 में तोड़ दिया। अगर इन दोनों पर अमल होता तो आज का मिडल ईस्ट मुख्तलिफ होता, या तो वो वापस अपनी सरहदों पर चला जाता या JCPOA की डील बरकरार रहती। मगर इस आइडियोलॉजी ने जो सिर्फ जंग में जीती, मतलब जो टोटल जंग की बात करती है, अमन का हर चांस तोड़ दिया। क्या ये स्ट्रेटजी काम कर रही है? इसराइल की जंग के सपोर्टर्स कहते हैं कि खत्म हो गया, खत्म हो गई, शाम में हुकूमत गिर गई, मगर वो ये नहीं बताते कि इन रिजीम्स के गिरने के बाद क्या हुआ। इनके गिरने के बाद प्रॉक्सीज, दहशतगर्दी, इन सब का और अरूज हुआ। इराक और शाम में खाना जंगी छिड़ी और एक ऐसा रिफ्यूज क्राइसिस आया जिसने यूरोप को भी अनस्टेबल किया। लोग इन मुल्कों से भाग भाग के यूरोप पहुंचे, वहां भी सारा मसला हुआ। अभी आप देखें कितना जो है वो तुर्की ने भुगता, कितने वहां सीरियंस जो हैं वो गए, और बड़े हालात उसके बाद यूरोप पहुंच गए, यूरोप के भी खराब हुए। और अब खुद इसराइल के जनरल्स ये कह रहे हैं कि हमने जितनी भी जंग लड़ी है, अल्टीमेटली उससे जब एक जहां बम गिरता है वहां कई हजार और ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जो फिर इसराइल की बर्बादी चाहते हैं। तो इसराइल इस जंगी जुनून से मजबूत नहीं हो रहा और कमजोर हो रहा है। एक बुनियादी असूल है, आप तशद्दुद से वफादारी नहीं खरीद सकते। जब आप 2 मुजाहिद मारते हैं तो 3 नए पैदा हो जाते हैं। हर बम नया एक ऐसा अमल है कि उससे और ज्यादा लोग आएंगे जंगों की तरफ और लड़ाइयों की तरफ, और जहाद भी शुरू हो जाएगा, बहुत कुछ और शुरू हो जाएगा। आखिरी सवाल आपसे करता हूं, क्या इसराइल इस आग से खुद को महफूज रख पाएगा? क्या अमेरिका अपना डेमोक्रेटिक रूह को बचा पाएगा जबकि वो खुले आम खुद इंटरनेशनल कावानीन की धज्जियां उड़ा रहा है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि एक अजली कानून है जिसे हर शख्स भूल जाता है। असल ताकत इंसाफ से आती है। आप नाइंसाफी की बुनियाद पर कभी अमन नहीं बना सकते। ताकत का सरचश्मा अल्लाह है। कायनात हमेशा हिसाब बराबर रखती है। कमजोरों के पास ऐसे हथियार होते हैं जो ताकतवर कभी समझ नहीं पाते। हकीकत यह है, हमारी हिफाजत दूसरों की हिफाजत से जुड़ी है। जब तक हर शख्स गाजा से बैरूत तक, तेहरान से दमिश्क तक महफूज नहीं होगा, तो कोई भी महफूज नहीं रहेगा, ना इसराइल, ना पाकिस्तान, ना अमेरिका, ना यूरोप। ये वो सच है जो हमें एक नई दुनिया के नक्शे की तरफ ले जा रहा है, जहां रूल ऑफ फोर्स नहीं, रूल ऑफ इंसाफ होना चाहिए, रूल ऑफ जस्टिस। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।